जीतन राम मांझी के जाने का मतलब क्या होगा और जीतन राम मांझी के मिलने का मतलब क्या है? देखिए, मिलने का मतलब दो है। एक तो ये है कि जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो मेरे लिए रास्ते खुले हुए हैं। और बीजेपी ये चाहती भी है, क्योंकि बीजेपी की जो नज़रें हैं वो छोटी पार्टियों पे है। छोटी पार्टी को साथ रख करके एक फॉर्मिडेबल ब्लॉक बनाना चाहती है बीजेपी, जिससे कि महागठबंधन के साथ डट करके मुकाबला कर सके। आप अगर पिछले दो चुनाव को देखें, लोकसभा चुनाव को, तो आप देखेंगे कि 2014 में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी ये तीनों अलग अलग चुनाव लड़े थे और बीजेपी को 31 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 में जब बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर के लड़े थे तो 39 सीटें मिली थी। इस बार का परिदृश्य अलग है। ये पहला ऐसा लोकसभा चुनाव होगा जब बीजेपी के खिलाफ जेडीयू, आरजेडी और तमाम सीपीआई की घटक दलें एक साथ चुनाव लड़ेंगी, जिसमें अभी तक हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का भी नाम है, हम जिसको कहते हैं, जिसके नेता जीतन राम मांझी हैं। सवाल यह है कि बीजेपी चाहती है, चिराग पासवान बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं, वैसे उसका औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन अगर ये भी बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं तो दलितों के बीच में एक क्लियर कट मैसेज जाएगा कि इस बार दलित बीजेपी के साथ है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने दलित नेता के तौर पर जनक राम को भी आगे बढ़ाया है। इसलिए बीजेपी चाहती है, देखिए, जनक राम जो बिरादरी है उसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। मांझी मुसहर समाज से आते हैं और एलजेपी, खास तौर पर पासवान समाज की जो आबादी है, तकरीबन 5 से 6% कहा जाता है, उसको चिराग पासवान अपने साथ जोड़े हुए हैं। अब सवाल यही है कि जब इन तीनों का अलायंस बनता है तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जाएगा कि बिहार में दलित बीजेपी के साथ हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये कवायद बीजेपी के तरफ से की गई है, क्योंकि इस बार बीजेपी यूपी के ही तर्ज पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। जैसे कि यूपी ने एक्सपेरिमेंट किया था विधानसभा चुनाव में कि छोटे छोटे दलों को साथ ला करके वो अपने विरोधियों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी थी बीजेपी। मुझे लगता है बीजेपी की स्ट्रैटेजी आने वाले चुनाव में यही रहने वाली है। एक तरफ बीजेपी के साथ होंगे वीआईपी मुकेश साहनी, साथ ही साथ होंगे एलजेपी चिराग पासवान, और मुझे लगता है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे को भी जोड़ने की कवायद होगी। और आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को छोड़ करके जा चुके हैं। मतलब जो कोर वोट बैंक नीतीश कुमार का कुर्मी और क्वेरी कुशवाहा समाज होता था, उसमें भी सेंधमारी लग चुका है। और दूसरे तरफ बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। मतलब जो गैर यादववाद की राजनीति है उसको मजबूत करने की कोशिश है। बीजेपी इसी तरफ देख रही है और इसी कवायद में आपने देखा कि कैसे जीतन राम मांझी अमित शाह से मिले। जीतन राम मांझी अगर नीतीश को छोड़ते हैं तो डॉक्टर संजय, ये सांकेतिक होगा या आपके हिसाब से असर हो जाएगा? नहीं, असर भी आएगा, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं जीतन राम मांझी जी, तो मुसहर समाज की अच्छी खासी संख्या है बिहार, और खास करके मगध के इलाके में, जहां 48 सीटें हैं विधानसभा की और करीब करीब 10 से 12 सीटें हैं लोकसभा की। उस इलाके में तो मुसहर समाज की अच्छी खासी आबादी है और उन सीटों पर तो ये प्रभाव डालेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि राजनीति में और खास करके लोकसभा के चुनाव में चीजें सांकेतिक ही चलती है। इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि वो डोर टू डोर संभव हो नहीं पाता, कैंडिडेट भी नहीं घूम पाते, तो चीजें सांकेतिक ही होती है। 16% की आबादी करीब करीब बिहार में दलितों की है। तो अभी ठीक पंकज कुमार जी बता रहे थे कि जनक राम जिस बिरादरी से आते हैं, ये चिराग पासवान चाचा भतीजा दोनों को अगर ले लिया जाए, पासवान समुदाय से ये आते हैं, और ये मुसहर समाज, तो ये 3 दलित कम्युनिटी जो डोमिनेट करता है। अब जनक राम का जो कम्युनिटी है उसमें जो भभुआ से लेके सासाराम से लेकर के और इधर जो उत्तर बिहार के कई इलाके हैं वहां पर उनका एक अपना वोट बैंक है।
तो अगर ये तीनों को मिला दिया जाए तो ये तीन मजबूत कम्युनिटी अगर किन्हीं के साथ खड़े होते हैं तो बाकी भी जो दलित समुदाय के लोग हैं उनका एक रुझान होगा, इस वोट को वो साधने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो शुरू में कहा गया कि जीतन राम मांझी जी जो बोलते हैं इसके ठीक उलट करते हैं। अगर अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने तो कसम खा ली है, मैं तो नीतीश कुमार जी के साथ ही रहूंगा, कुछ नहीं, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स। और प्रेशर पॉलिटिक्स में कल वो अपने बेटे संतोष मांझी को आगे करेंगे, क्योंकि जब एनडीए बिहार में उसकी सरकार चल रही थी तो संतोष मांझी अमित शाह से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी से भी मिल चुके थे। और ऐसा गेस्चर उनका आया था बिहार में मिलने के बाद, जैसे लगा कि बिहार की अगली जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को देना चाहती। तो कुछ तो बातें चल रही है कि जीतन राम मांझी के पुत्र जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बड़ा ही प्रसन्न रहते हैं। जीतन राम मांझी जी का जो टाइमिंग देखिए कि जिस समय नीतीश कुमार जी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उसी समय जीतन राम मांझी अमित शाह जी से मिल रहे हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो है। रह गई बात कि ओबीसी और ईबीसी और दलित, ये तीनों वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करना चाहती। ओबीसी की बात तो बताए कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, उपेंद्र कुशवाहा का जो बगावती तेवर है और जिस तरह से भाजपा के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई, आरसीपी सिंह पहले से ही विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं, तो एक मजबूत घटक जो इनका वोट बैंक करीब करीब 11-12% ओबीसी में है, लौ कुश जिसको हम लोग कहते हैं, वो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दांव लगा रही है। इफ्तार पार्टी तक में भी मुकेश सहनी जी ने शिरकत नहीं किया, तो वीआईपी जिसका कि एक अपना अपने मलाह समाज पर एक अपना प्रभाव है, निषाद समाज जो कह लीजिए, वो भाजपा के प्रति बड़ा सॉफ्ट दिख रहे हैं। शायद लगता है जिस तरह की चर्चा है कि सीटों पर भी उनकी बात करीब करीब हो चुकी है या आश्वासन मिल चुका है कि आप मेरे साथ खड़े रहिए, आपको हम देंगे, सम्मानजनक सीट देंगे, हम जो जितनी पर भी बातें होगी। तो मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी और इधर दलित समाज के जो सबसे बड़े प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अभी चिराग, उनके चाचा पशुपति पारस तो बतौर मंत्री ही हैं केंद्र की सरकार में, और जो इधर साधने की कोशिश की गई जीतन राम मांझी को, भाजपा में तो जो दलित हैं वो तो हैं ही, लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बारे में बार बार ये कहा जा रहा था कि नहीं अब ये दो लोग बीजेपी के नजदीक आएंगे, तो मुकेश सहनी जी तो आ गए, जीतन राम मांझी भी अब लगते हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, हो सकता है कि अगर अमित शाह जी इनकी बात मान लें या जो कुछ ये प्रस्ताव, चूंकि इनका प्रस्ताव बड़ा लंबा चौड़ा होता है और उस प्रस्ताव में ये दोनों तरफ से ये डील करते हैं, इधर महागठबंधन से भी ये डील करेंगे, इधर बीजेपी से भी डील करेंगे, लेकिन बीजेपी इनको जानती है ठीक तरीके से मांझी जी हमारे हिस्से में हमारे तरफ कैसे आएंगे, तो शायद मांझी भी सधेंगे और निश्चित रूप से सिंबॉलिक और व्यवहारिक दोनों तरीके से लोकसभा के चुनाव पर इस समाज का प्रभाव तो पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया। इससे एक चीज़ और साफ है कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं देश भर में ऑपरेशन कमल अपने जिसे कहते हैं परचम पे पहुंच रहा है। सुदीप, एक चीज़ बताइए कि जीतन राम मांझी टूटे ना टूटे, उनके वोट बैंक पे असर पड़े ना पड़े नीतीश पे, लेकिन एक मैसेज तो जाएगा, भाई आप अपना घर नहीं ठीक रख सकते, आप अपना हाउस ठीक नहीं रख सकते हैं, आप पूरे विपक्ष को साधने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेजिंग तो रहेगी। मैसेजिंग तो है और मैसेजिंग का बहुत इम्पैक्ट होता है राजनीतिक क्षेत्र में। और 2015 के विधानसभा का चुनाव देखेंगे जिसमें जीतन राम मांझी एनडीए के साथ लड़े थे, उनका बहुत इम्पैक्ट था। उनके वोट के कारण जो भी करीब 50-51 सीट के कुछ आसपास मिला था, उनका बहुत इम्पैक्ट था। और जीतन राम मांझी देखिए अभी कोई बहुत ज़्यादा निर्णायक डिसीजन में नहीं होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि उनका क्या क्लाउट है और उनको क्या मिल सकता है, या तो एनडीए में या यहाँ पे बिहार के राजनीति में। चीफ मिनिस्टर पद का वो तो जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर पद तो अभी उनको नहीं मिलने वाला, ना नीतीश कुमार जी देने वाले हैं ना तेजस्वी यादव देने वाले हैं।
वो बेसिकली कह तो रहे हैं चीफ मिनिस्टर पद का, बट कोशिश वो कर रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर या इस तरह का कुछ हमको पद मिल जाए, मेरे बेटा को, या मेरे कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, तो इस तरह के कुछ इसमें है। और देखिए, अब वो अपना जो बिहार का राजनीति है उससे ऊपर का सोच रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के और बिहार के राजनीतिक भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका दे के वो कुछ नेपथ्य में चले जाएंगे। वो चाह रहे हैं कि उनको सेंटर में मिल जाए, और इस तरह की पूरी रणनीति उनके पास है, और इस पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वो इनके साथ आते हैं एनडीए के साथ, तो एक तो है कि दलित वोटर जो कुछ 18% के आसपास आ जाता है, उसमें एक बड़ा तबका एनडीए के साथ आ जाएगा। कुशवाहा वोट ऑलरेडी एनडीए के तरफ आने का बहुत बड़ा रुझान दिखा रहा है, तो एक बहुत बड़ा मैसेजिंग तो हो जाएगा। और आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी के पास आरजेडी के वोटर के अलावा बहुत कुछ रह नहीं जाएगा अगर जीतन राम मांझी इस तरफ आ जाते हैं तो। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब 4-5 चेहरे आपके तरफ रहते हैं जो अभी महागठबंधन के साथ थे, तो आपको जब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर आरोप लगाना होता है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत सारे चेहरे मिल जाते हैं जो बोलते हैं। और ये सब जितने भी चेहरे हैं, ये बिहार के अलग अलग वर्गों से हैं। और जब इतने सारे वर्ग के प्रतिनिधि अगर बीजेपी की तरफ रहेंगे, एनडीए की तरफ रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी जो अपने उस समय में, जो अपने उनका शक्ति का प्रकाष्ठा था, उस समय में जो शक्ति थी या उस समय में जो उनका सामाजिक समीकरण था, वो आज के तारीख में है नहीं। और अगर आप देखेंगे कि कुशवाहा वोट चला जाता है, जो कि इलेक्शन में काफी दिख रहा है, और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी जी का ये है, अब कल सम्राट चौधरी जी का उनके गृह क्षेत्र में कार्यक्रम है, वहां पे बहुत सारे नेता जा रहे हैं क्योंकि उनकी माताजी का वर्षी का समय है। तो इस सब समय में आप देखेंगे कि उनके समाज की एक बहुत बड़ी गोलबंदी होती है। तो फिर नीतीश कुमार जी के पास क्या वोट रह जाएगा? कोई वोट बैंक तो रह नहीं जाएगा। जो वोट बैंक रह जाएगा वो आरजेडी का रह जाएगा, जो एमवाई कॉम्बिनेशन अभी भी मुख्यतः एमवाई कॉम्बिनेशन है। इसलिए अगर जीतन राम मांझी जी एनडीए के तरफ आते हैं, तो ये मैसेजिंग नहीं होगा, एक लोकसभा और विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ा भूमि तैयार होगा जो एनडीए के तरफ रहेगा। नहीं, लेकिन सुदीप, लोग बोलेंगे कि जीतन राम जी तो चुके हुए नेता है। नहीं, सुदीप जी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोग ये भी कह सकते हैं चुके हुए नेता। पंकज डिसएग्री कर रहे हैं, मैं इनके पास आऊंगा, लेकिन लोग कह सकते हैं चुके हुए नेता हैं। देखिए, चुके हुए नेता आप कह सकते, लेकिन उनको चाहिए क्या? वो तो ये जान रहे हैं ना कि मैं अकेले चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, और वो ये भी जान रहे हैं कि मैं कोई प्रधानमंत्री के पद के लिए तो लड़ाई कर दे रहा हूं। उनको अपना जो शेयर है राजनीतिक क्षेत्र में, वो पॉलिटिकल, वो चाहिए। पॉलिटिकल पाई की बात हो रही है, वो अपना वो ले लेंगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये उनका जो वोट बैंक है या वो जिनका प्रतिनिधि करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और ये उससे वो संतुष्ट होंगे, उनसे संतुष्ट हो गए। आप पंकज जी, आप बोलिए। देखिए, जो महागठबंधन के साथ 7 पार्टियां हैं, और अभी मतलब बीजेपी के साथ जो लड़ाई होगी, माना यह जा रहा है कि चूंकि अब ईबीसी का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के तरफ पलायन कर चुका है, तो जो लड़ाई होगी वो बेहद दिलचस्प होगी, कांटे की लड़ाई होगी। उस लड़ाई में 1-2% का वोट भी बड़ा मायने रखता है, मैसेजिंग के लिहाज से भी और जीत हार के भी लिहाज से। अब जरा फर्ज करिए जनक राम, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जिस पार्टी के तरफ होंगे, उसका साफ मकसद होगा कि दलित का पूरा रुझान बीजेपी की तरफ है। अगर बीजेपी ये ऐसा मैसेज करने में कामयाब होती है, तो बीजेपी फिर 2 प्लैंक पर चुनाव लड़ेगी। एक तो ये कि 32 साल से बिहार पे कब्जा किए हुए हैं नीतीश कुमार और लालू परिवार, और दूसरे को मौका नहीं देते। और दूसरा ये कहेंगे कि देखिए, वो सारा वंचित वर्ग, शोषित वर्ग जो बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं हो सका, उसके लिए बीजेपी चुनाव लड़ रही है। सम्राट चौधरी को आगे करने का यही मतलब है कि देखिए, कोयरी कुर्मी ने हमेशा नीतीश कुमार को सीएम बनाया, लेकिन कुशवाहा समाज वंचित रहा सत्ता से, इसलिए हमने सम्राट को आगे रखा। दलित चेहरे, 3 चेहरे जब आगे होंगे, तो कहा यह जाएगा कि एक को केंद्र में प्रतिनिधित्व देंगे, दूसरे को राज्य में देंगे। तो मुझे लगता है कि सामाजिक समीकरण साधने में बीजेपी लगी हुई है, और ऐसा सामाजिक समीकरण बीजेपी साध लेती है, तो निश्चित तौर पर जो हार
का मार्जिन जो कम होगा उसको जीत में बदलने में बीजेपी कामयाब होगी। और सबसे बड़ी बात कार्तिक है, बीजेपी ऐसा इसलिए भी कर रही है कि नीतीश कुमार चले पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करने और उनके पैर के नीचे से ही जमीन खिसका दी जाए कि एक पार्टी जो उनका घटक दल है अगर उसी को तोड़ ले बीजेपी, तो बीजेपी कहने लगेगी कि बिहार की सत्ता संभाल नहीं पा रहे हैं, केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बिहार कौन देख रहा है? देखिए, अभी तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं। अगर आप विपक्ष का नेता की बात करें तो विजय सिन्हा है। अगर आप सरकार की बात करें तो 2 ईबीसी के चेहरे थे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली से थे। कौन देख रहा है?